What is computer? What is computer and electronic device? Wave Beats Music. Wave Beats Music. అంటే computer is an electricity device which convert the meaning of full information are what is computer? A computer is an electricity device in which convert the meaning of full information or can read and write data. Uh, yes. Start. Start. Chal, bunty, come on, speed, right, left. जीत गया। सेकंड राउंड है, अब आराम से खेलना। स्टार्ट। स्पीड, बंटी स्पीड, अरे ब्रेक, राइट, लेफ्ट। जीत गया। सेकंड राउंड में जीत गया। अब लास्ट राउंड है, आराम से खेलूंगा। स्टार्ट। लेफ्ट, बंटी स्पीड, अरे राइट, अरे करता क्या है, लेफ्ट। बना जाओ। बड़े भाई साहब मुझसे 7 साल बड़े हैं, लेकिन 3 क्लास आ गए। इन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने किया था, मगर शिक्षा जैसे जरूरी मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत आना चाहिए, जिस पर एक आलीशान महल बन सके। इसीलिए 1 साल का काम 2 साल में करते हैं, कभी कभी 3 साल भी लग जाते हैं। शुरुआत ही सही ना हो तो मकान कैसे मजबूत बने। मैं छोटा हूँ और ये बड़े हैं। मेरी उम्र 9 साल की है तो ये 16 साल के हैं, तो कायदे से मुझे सजा देना और मेरी निगरानी का पूरा जन्म सिद्ध अधिकार
इनको है, और मेरी भलाई भी इसी में है कि मैं इनके हुक्म को कानून समझूं। बड़े भाई साहब स्वभाव के बड़े पढ़ाकू हैं, हर दिन किताब खोले बैठे रहते हैं। शायद कभी दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कापी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, बिल्लियों, कुत्तों के चित्र बनाया करते। कभी एक शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, और कभी ऐसे शब्द रचना करते जिसका ना कोई अर्थ होता है ना परस्पर तालमेल। एक बार मैंने इनकी कॉपी पे ये लाइन पढ़ी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम। 1 घंटे तक यही, और उसके बाद एक अजीब से आदमी का चेहरा बना था। मैंने सोचा इस पहेली का कोई तो मतलब निकालूं, मगर असफल रहा और इनसे पूछने का साहस नहीं हुआ। अरे आखिर ये 9वीं क्लास में पढ़ते हैं और मैं 5वीं पास करके अभी 6ठी के लिए आया हूं, तो इनकी लिखी रचना समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात है। और मेरी बात, मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता। 1 घंटा किताब लेकर बैठे रहना बाहर था। मैं मौका पाते ही कमरे से भागकर मैदान आ जाता, कभी गेंद उछालता तो कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया, अरे तब तो कहना ही क्या, कभी हम वो 4 दीवारी पर चढ़कर कूद रहे, कभी गेट पे चढ़कर उसे वार पार चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा ये सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता, और इसका जवाब मेरे पास मौन था। अरे ना जाने मुंह से ये बात क्यों नहीं निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन रहना मेरा अपराध स्वीकार कर लेना, और भाई साहब के लिए इसके सिवा कोई इलाज न था कि वो गुस्से से भरे शब्दों में मेरा स्वागत करें। कंप्यूटर इज an electricity device in which convert नहीं कंप्यूटर इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो सारी जिंदगी पढ़ते रहोगे और शब्द आए। अरे अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल समझते हो कि जो चाहे पढ़ लो? ना ही कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा सब अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना जलाना पड़ता है, तब कहीं जाके विदा आती है। और आती क्या है? कहने भर को आती है। बड़े बड़े विद्वान इसे शुद्ध अक्षरों में लिख नहीं सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं यहाँ दिन रात बैठा पढ़ता रहता हूं, तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, कभी देखा मुझे जाते, कभी देखा? रोज ही क्रिकेट मैच, हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं पढ़ता, यहां बैठा पढ़ता रहता हूं, और उस पर भी एक क्लास में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता। और तुम आशा करते हो कि यूं खेल कूद में अपना समय गवाकर पास हो जाओगे। मुझे तो 2-3 साल ही लगते हैं, पर अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम इसी क्लास में पढ़े सकते रहोगे। अगर तुम्हें अपनी उम्र यूं ही गंवानी है तो बेहतर कहां चले जाओ और वहां आराम से क्रिकेट खेलो। पिताजी की गाड़ी कमाई के पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? लो पकड़ो से। नालायक। इतनी डांट खाकर मैं आंसू बहाने लगता। तो बात ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, मगर इतनी डांट कौन से? भाई साहब भाषण देने की कला में माहिर हैं, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुखी बाण चलाते, दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते, सारी हिम्मत छूट जाती। इस निराशा में जरा देर के लिए सोचता, अरे क्यों ना घर चला जाऊं, अब जो काम मेरे बस में है ही नहीं उसमें हाथ डालकर क्यों अपना फ्यूचर बर्बाद करूं। मुझे मेरा मूड कहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत करके तो मुझे चक्कर आ जाता है। के बादल छट जाते,
मैं इरादा करता कि अब खूब दिल लगाकर पढ़ूंगा, चटपट एक टाइम टेबल बना सकता, वो भी बिना कोई स्कीम के, बिना कोई नक्शा बनाए कि काम कैसे शुरू करें। अब आपको तो पता है टाइम टेबल में खेल कूद का ध्यान किसे रहता है, प्रातःकाल उठना, हाथ मुंह धो, नाश्ता कर पढ़ने बैठना। छह से आठ अंग्रेजी, 8 से 9 मैथमेटिक्स, 9 से 9:30 हिस्ट्री, फिर भोजन कर स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। अरे आराम करना भी तो जरूरी है। फिर 3:30 से 4 जियोग्राफी, 4 से 5 ग्रामर, फिर आधा घंटा कमरे के बाहर टहलना। अरे टहलना भी तो जरूरी है। फिर ग्राउंड से वापस होकर 6 से 7 भोजन, उसके बाद 7 से 8 अंग्रेजी कॉम्पिटिशन, 8 से 9 ग्रामर, 9 से 10 हिंदी, 10 से 11 विविध विषय और फिर आराम। मगर टाइम टेबल बनाना एक बात और उस पर अमल करना दूसरी बात। अरे पहले दिन से इसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की सुबह हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दाव घाट और वॉलीबॉल की तेजी फुर्ती, ना जाने क्यों मुझे अपनी ओर खींच ले जाती है। और वहां पहुंचते ही मैं सब भूल जाता। ये जानलेवा टाइम टेबल, ये आंख पुस्तकें किसी की सुध नहीं रहती। और फिर भाई साहब को मेरी बेइज्जती करने का मौका मिल जाता। मैं इनके साए से भागता, इनसे दूर रहने की कोशिश करता, कमरे में इस तरह दबे पाऊंगा था कि इनको खबर ना हो। इनकी नजर मेरी ओर हुई, मेरे प्राण में हमेशा सिर पे एक नंगी तलवार से लटकती मालूम होती, मगर फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में बंधा हुआ आदमी भी मोह और माया के बंधन से जकड़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार लाख गालियां खाकर भी मैं खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता। और फिर शुरू हुई सालाना एग्जाम की तैयारियां।
ये आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा रिजल्ट आ गया है और मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। और भाई साहब फेल हो गए। हाँ, अब मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया कि भाई साहब को आड़े हाथ दूं। अरे आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखो, मैं तो खेलता कूदता भी रहा और क्लास में फर्स्ट भी आया हूं। मगर भाई साहब इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हो गई। उनके गले में नमक छिड़कने का विचार लज्जास्पद जान पड़ा। मगर हाँ, अब मुझे खुद पर अभिमान हुआ, आत्माभिमान भी बढ़ा। अब मैं आजादी से खेल कूद में शामिल होने लग गया। दिल मजबूत था। अगर अब की बार भाई साहब ने मेरी बेइज्जती की तो साफ कह दूंगा, अरे आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार दिया? मुझे देखो, मैं तो खेलता कूदता भी रहा और क्लास में फर्स्ट भी आया हूं। जब आपसे हेगड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरा ढंग से साफ जाहिर हो जाता। भाई साहब का वो रोग अब मुझ पे नहीं रहा। अब मैं आजादी से खेल कूद में शामिल होने लग गया। और एक दिन सुबह के समय जब मैं क्रिकेट खेलकर ठीक ब्रेकफास्ट के टाइम पर वापस पहुंचा तो देख रहा हूं इस सब पास क्या हो और क्लास में फर्स्ट क्या आया, तो तुम्हें घमंड हो गया, तुम्हारे पर निकला है। मगर बंटी, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी कास्ट की है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़े हो, उसके चरित्र से आपने कौन सा उपदेश लिया? यूं ही पढ़ के मैथ एग्जाम पास कर लेना ही कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजा को चक्रवर्ती सम्राट कहते थे। संसार के सभी राजा उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता तो उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता तो उसके दास थे। आखिर उसके साथ क्या हुआ? कोई उसे चुल्लू भर पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी जो चाहे वो कुकर्म करे, लेकिन घमंड न करे, इतराए नहीं। घमंड किया और दीन दुनिया से गया। शैतान के बारे में तो आपने पढ़ा ही हो। उसे खुद पर घमंड हो गया था कि ईश्वर का उससे सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। आखिर उसके साथ क्या? स्वर्ग से नर्क में ढकेल दिया गया। शाहरुख ने भी घमंड किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। और आपने तो अभी सिर्फ एक क्लास पास की है। आपका सर तो अभी से गिर गया। इसका मतलब आप अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो। अंधे के हाथ बढ़े लगी है। मगर बंटी बेटा, बढ़ेर सिर्फ एक बार ही हाथ लगती है, बार बार नहीं। क्रिकेट मैच में अगर किसी खिलाड़ी के द्वारा सिक्सर लग जाए तो उससे अच्छा खिलाड़ी नहीं बन जाता। अच्छा खिलाड़ी वो होता है जिसकी कोई भी गेंद खाली ना जाए, जो हमेशा अपनी टीम को लेकर चले। तुम सोचते हो कि मैं तो भाई साहब से 1 क्लास नीचे हूं, इन्हें तो मुझे कुछ कहने का कहा नहीं। लेकिन भाई साहब, ये आपकी गलत फहमी है। मैं आपसे 7 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मेरी क्लास में आओगे तो दांत तो पसीना आएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चिबाने पड़ेंगे और इंग्लिश कांड का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अरे बादशाहों के नाम याद रखना कोई आसान बात समझते हो? अरे 8 नाम तो हेनरी हो चुके थे। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ ये याद रखना कोई आसान बात है? अगर आपने गलती से हेनरी 7वीं की जगह हेनरी 8वां लिख दिया तो सारे नंबर कट, समाचार, सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी। और किस ख्याल में? अरे दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कौड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लग जाता है, आंधी रोग हो जाता है। अरे नवाबों को तो नाम भी नहीं सुनते थे बंटी। हर एक नाम के पीछे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लगाते चले गए। अरे मुझसे पूछ लेते तो मैं 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री, उससे तो बस खुदा बचाए। अगर गलती से अगर आपने एबीसी की जगह एसीपी लिख दिया तो सारे नंबर कट। भले निर्दयी एग्जामिनर को क्यों नहीं समझाता कि एबीसी और एसीपी में क्या रखा है? दाल भात रोटी खाई
या भात दाल रोटी खाए, इसमें क्या है? लेकिन नहीं, ये तो वही देखेंगे जो पुस्तक में लिखा है और चाहते हैं कि छात्र इसका अक्षर अक्षर डाले और इसी रटंत का नाम उन्होंने शिक्षा रख छोड़ा। बड़े बेसिक की बातों का पढ़ने का क्या फायदा मुझे? इस रेखा पर ये नम गिरा तो आधार हमसे दुगना हो जाएगा। अरे दुगना नहीं, चौगुना हो जाए, आधे रह जाए मेरी मंत्री नहीं। आपको एग्जाम में पास होना है तो ये सब खुराफात याद रखनी पड़ेगी। क्या दिया? समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक, अब आप कापी उठाइए, पेन हाथ में लीजिए और इसके नाम को रोइए। अरे कौन नहीं जानता बंटी की समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों को उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में तरक्की हो जाती है। जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे रहे? भाई मैं किसी हिमाकत से ये समय का सदुपयोग ही बल्कि समय का दुरुपयोग है। जो व्यर्थ किसी बात को आपके दिमाग में ठूस दिया जाता है। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना हो झटपट आए, अपनी बात कहे और अपनी राह ले, लेकिन नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने हैं तो रंगने ही पड़ेंगे, वो भी फुल स्केप आकार के। अरे अनर्थ तो तब होता है कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम हो। ठीक, संक्षेप कोई 4 पन्ने नहीं, 100-200 पन्ने लिख पाते, तेज भी दौड़ी और धीरे धीरे भी हैंडवर्टी बात की नहीं। अरे इतनी सी बात तो एक बच्चा भी समझता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज का और ऊपर से दावा करते कि हम अध्यापक हैं। बेटा इस क्लास में तो पास हो गए हो, तो पैर जमीन पर नहीं टिक रहे हैं। मेरी क्लास में आओगे तो सब तुम्हें मालूम पड़ेगा, तब कहीं तुम्हें जाके आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। क्लास फेल हो गया हूं, लेकिन तुमसे बड़ा हूं, इसलिए जो कुछ भी कहता हूं उसे गांठ बांध दीजिए, बताएंगे नहीं। खाना खाइए। ये तो स्कूल का समय टिकट था, वरना भगवान जाने ये भाषण माला कब समाप्त होती। भोजन भी आज निस्वाद सा लग रहा था। मुझे समझ नहीं आता, जब पास होने में इतना अपमान हो रहा है, अगर फेल हो जाऊं तब तो प्राण ही ले लेते। मगर भाई साहब ने अपनी क्लास की पढ़ाई का ये जो भयंकर चित्र खींचा है, इससे तो मैं भयभीत हो गया। अरे क्यों स्कूल छोड़कर घर नहीं भागे, ताज्जुब है। लेकिन इतने अपमान के बाद भी मेरा पुस्तकों के साथ 36 का आंकड़ा था कि उनका कोई भी अफसर हाथ से जाने ना देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, इतना कि रोज का टास्क कंप्लीट हो जाए और क्लास में अपनी रेपुटेशन खराब ना हो। सच कहूं तो खुद पे जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर कहीं खो गया और चोरों सा जीवन कटना शुरू। और फिर शुरू हुई सालाना एग्जाम की तैयारियां।
बार कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फेल हो गए। मुझे समझ नहीं आता, मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी, मगर फिर भी न जाने मैं क्लास में कैसे फर्स्ट आ गया। मैं खुद हैरान हूं। भाई साहब ने प्राणांत तक मेहनत की थी। कोर्स का एक एक शब्द खा गए थे। रात के 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक, सुबह के 6 बजे से 9 बजे तक, स्कूल जाने से पहले तक पढ़ते रहते थे। इस बार इन्हें गर्दन के मुंडन संस्कार के लिए भी बुलाया गया था, वहां भी नहीं गए। यहाँ बैठे पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। मुद्रा क्रांतिहीन हो गई थी, मगर फिर भी बेचारे फेल हो गए। रिजल्ट सुनाया गया तो ये रोने लग गए, मैं भी रोने लग गया। अपने पास होने की खुशी भी आधी हो गई। अरे इससे अच्छा तो मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख थोड़े ना होता। अब विधि की बात कौन टाले। अब मेरे और भाई साहब के बीच केवल 1 साल का अंतर रह गया। दिल पे कमीना विचार आया, अगर भाई साहब एक क्लास और फेल हो जाए तो हम एक क्लास पे हो जाएंगे और वो किसी भी आधार पर फिर मेरी बेइज्जती नहीं कर सकेंगे। मगर मैंने ये कमीना विचार अपने दिल से बलपूर्वक फेंक दिया। आखिर ये मेरे बड़े भाई हैं, मुझे मेरे अच्छे के लिए डांटते हैं। हो सकता है ये इन्हीं के उपदेशों का नतीजा हो जो मैं दनादन पास हो रहा हूं और ये फेल। बाजार जा रहा हूं। अब की बात भाई साहब कुछ नरम पड़ गए। कई बार मुझे डांटने का मौका भी मिला, मगर इन्होंने शांति से काम लिया। शायद अब ये इस बात को समझ गए हैं जो मुझे डांटने का अधिकार इनको था उसे ये खो बैठे। अगर वो अधिकार रहा भी है तो बहुत कम। अब मेरी शरारतें बढ़ी, मैं इनकी चुप्पी का नाजायज फायदा उठाने लग गया। खेल कूद का कोई भी अवसर हाथ से जाने ना देता। आजकल मुझे पतंग उड़ाने का नया शौक चढ़ा है। अब तो सारा दिन पतंगबाजी की भेंट होता। भाई साहब की रिस्पेक्ट करता तो उनकी नजरों से बचकर पतंग उड़ाता। अब मांझे लेना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां जैसी समस्याएं गुप्त तरीके से हल हो जाती। वो मैं भाई साहब को ये संदेह नहीं करने देना चाहता था कि उनकी रिस्पेक्ट अब मेरी नजरों में कम हो गई। और एक दिन शाम के समय मैं टूटी हुई पतंग को लूटने बेतहाशा उसके पीछे दौड़े जा रहा था। आंखें आसमान की ओर उस आकाश गमी पथिक पर थी जो धीरे धीरे झूमता हुआ मन गति से पतंग की ओर जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतरकर नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। मेरे पीछे बालकों की सेना झाड़ीदार बांस लिए हुए उस पतंग के स्वागत के लिए दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था हम उस पतंग के साथ आसमान में उड़ रहे हैं जहां सब कुछ समतल है, ना कोई सड़क, ना गाड़ियां, ना ट्रैफिक। इन बाजारी लड़कों के साथ इस धैर्य के पतंग के लिए तुम्हें दौड़ते शर्म नहीं आती? तुम्हें तो इस बात का भी लिहाज नहीं है कि तुम नीची क्लास में नहीं बल्कि 8वीं क्लास में आ गए हो और मुझसे सिर्फ 1 क्लास नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी इज्जत का ख्याल होना चाहिए। एक जमाना था जब लोग 8वीं पास करके नायब तहसीलदार बन जाते थे। मैं कितने ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूँ जहाँ अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट है, कितने हमारे समाचार पत्रों के संपादक और लीडर हैं। बड़े बड़े लोग उनके हाथों के नीचे काम करते हैं और तुम उसी 8वीं क्लास में आकर इन बाजारी लड़कों के साथ इस धेले के पतंग के लिए दौड़ो। मुझे तो बंटी तुम्हारी इसका मन पर दुख होता है। तुम इंटेलिजेंट हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो इंटेलिजेंसी किस काम की जो अपने आत्म गौरव की हत्या कर। तुम अपने दिल में सोचते होगे कि मैं तो भाई साहब से 1 क्लास नीचे हूं, तो इन्हें मुझे कुछ डांटने और कहने का तो रहा नहीं। लेकिन भाई साहब ये आपकी गलतफहमी है। मैं आपसे 7 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा और इसकी बराबरी आप कभी नहीं कर सकते। शायद
एमए, एमफिल या पीएचडी क्यों ना कर जाऊं? मैं आपसे 7 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। दुनिया और जिंदगी का तजुर्बा मुझे तुमसे कहीं ज्यादा है। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है बंदी। हमारी अम्मा तो कभी स्कूल नहीं, पिताजी भी शायद 5वीं क्लास से आगे नहीं पढ़े, लेकिन उन्हें हमें डांटने और समझाने का अधिकार हमेशा रहेगा। इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता, बल्कि इसलिए उन्हें दुनिया और जिंदगी का तजुर्बा मुझसे और तुमसे कहीं ज्यादा है। भगवान ना करे आज अगर मैं बीमार हूं तो पिताजी को फोन करने के सिवाय हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। पर अगर तुम्हारी जगह पिताजी होते, वो किसी को फोन नहीं करते, ना घबराते, पहले खुद बीमारी देकर उसका इलाज ढूंढेंगे, उसमें सफल ना हो तो फिर डॉक्टर को फोन करेंगे। खैर, बीमारी तो बहुत बड़ी चीज है। मैं और तुम तो ये भी नहीं जानते कि जो महीने भर का खर्चा में घर से दिया जाता है, उसे पूरा महीना भर कैसे चलाए। 20-22 रकम उसे खर्च कर डालते, फिर पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट बंद हो जाता है, धोबी और नाई वाले से मुंह चुराते फिरते रहते हैं, राशन वाले अंकल के आमने सामने से जाना बंद हो जाता है। लेकिन आज जितना मैं और तू खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में पिताजी ने अपनी जिंदगी का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ गुजारा है और एक परिवार का पोषण किया है, जिसमें सब मिलाकर 9 लोग थे। अपने प्रिंसिपल साहब को देखो, एमए, यहाँ की नहीं बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एमए। उनके घर का प्रबंध कौन देखता है? उनकी बूढ़ी माँ। यहाँ प्रिंसिपल साहब की सारी डिग्रियां पढ़ी, पहले घर का प्रबंध खुद देखते तो खर्चा पूरा नहीं पड़ता, लेकिन जब से माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया, मानो जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाई साहब, ये बात आप अपने दिल से जरूर निकालो कि आप हमारे करीब आ गए हो और स्वतंत्र हो गए हो। मेरे रहते तुम बेरा नहीं लग पाओगे, मुझे मालूम है। मुझे मालूम है तुम्हें ये मेरी बातें जहर लग रही है। तो अब तुम इस तरह नहीं माने ना बाकी तुम्हें इस तक आज भाई साहब की नई सोच देखकर सचमुच क्या कि नतमस्तक हो गया। आज सच में अपने छोटे होने का एहसास हो, मैं कितना गलत हूं। नहीं भैया, आप जो कुछ कह रहे हैं सही कह रहे हैं, और हाँ, आपको मुझे कहने का अधिकार हमेशा था और रहेगा। मुझे माफ कर दो। आंटी, मैं तुम्हें खेलने से मना नहीं करता। मेरा भी मन होता कि मैं कभी खेलने जाऊं, बाहर जाऊं, दोस्तों से मिलूं, पर क्या करूं? खुद बेरा चलूंगा तो तेरी रक्षा कैसे कर पाऊंगा? अरे तू भी तो मेरी जिम्मेदारी है बदले।